तो दोस्तों अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने आज के यूपी आरओ एआरओ आरआरबी एनटीपीसी और यूपी पीसीएस प्री में 2024 में आपके आने वाले क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो भी मेरे भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को शेयर और कमेंट करें ताकि जो भी वीडियोस मेरी नई आए वो सबसे पहले उनको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों मैं अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। तो दोस्तों हमारा सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है कि मिशिगन झील कहाँ स्थित है। जो मिशिगन झील है दोस्तों ये आपकी कहाँ स्थित है। आपके विकल्प आपके पास कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए ब्राज़ील, बी अमेरिका, सी अफगानिस्तान या डी तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों मिशिगन झील कहाँ स्थित है इसका सही विकल्प लगाइए। जो मिशिगन झील दोस्तों जो हो जाएगी ये आपकी अमेरिका में स्थित है और ये अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। चलिए इसे कुछ की पॉइंट कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है दोस्तों, आप जो भी टॉपिक देखें उसको प्लीज़ नोट करते हुए चलें क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ उनको हल्के में मत लें और इनको सभी को अच्छे से देखते हुए चलें। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। उससे पहले इसका की पॉइंट देख लेते हैं। यह अमेरिका की सबसे बड़ी झील तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 57,760 स्क्वायर किलोमीटर है। बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 2 है कि गुजरात में खेड़ा आंदोलन कब हुआ। गुजरात में खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। आपके विकल्प हैं, अपने विकल्पों को देखिए और उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। ए 1918 में, बी 1917 में, सी 1954 में और डी 1924 में। तो आपके सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। अपने विकल्प को देखिए और उस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1918 में। जी हाँ दोस्तों, जो गुजरात में जो खेड़ा आंदोलन हुआ था ये 1918 में हुआ था। इसका कारण क्या था। गुजरात में खेड़ा आंदोलन जो था वो इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेज जो थे वहाँ के उस समय वहाँ से गलत तरीके से कर वसूल कर रहे थे, जिससे पताड़ी जनता ने वहाँ आंदोलन कर दिया। वह गुजरात में खेड़ा नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इस आंदोलन को खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। कि सवाल नंबर 3 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 3 हमारे पास कुछ इस प्रकार से दोस्तों। सवाल नंबर 3, रॉलेट एक्ट किस वर्ष भारत आया। रॉलेट एक्ट जो है वो आपका किस वर्ष भारत आया। आपके विकल्प हैं। ए भारत शासन अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1947 या डी भारत परिषद अधिनियम 1935। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट जो था ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के दौरान ये भारत आया था और जिसको लागू जो बनकर तैयार हुआ था 1917 में। तो आपके सवाल का सही जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों बढ़ रही गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति प्रस्तुत की जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। 17 मार्च 1917 को केंद्रीय विधान परिषद से एक विधेयक पास हुआ जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट एक्ट के द्वारा सरकार जिसको जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। दोस्तों इसी कानून को बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा गया। तो इस प्रकार से जो आपका सवाल का सही जो आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा। आप इन सभी की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो सवाल नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार से दोस्तों। सवाल नंबर 4 को देखते हैं कि बैकाल झील कहाँ स्थित है। दोस्तों जो बैकाल झील है ये कहाँ स्थित है। आपके विकल्प हैं। ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ब्राज़ील या डी दक्षिण अमेरिका। तो अपने सवाल का सही उत्तर लगाइए।
तो जो बैकाल झील जो हो जाएगी, बैकाल झील आपके मध्य एशिया की सबसे बड़ी झील है और ये झील मध्य एशिया में पाई जाती है। आपके सवाल का सही आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 हमारा ये रहा कि स्वदेशी आंदोलन कब से कब तक चला। अपने सही विकल्प को देखिए और उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। 1905 से 1908 तक, 1905 से 1910 तक, 1882 से 1904 तक, 1901 से 1905 तक। आपके सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों आपके सवाल का सही जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1905 से लेकर के 1910 तक। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में शुरू हुआ और 1910 तक चला। तो आपके सवाल का सही आंसर जो है बी हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा सवाल नंबर 6 क्या है। हमारा सवाल नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। नाई का तत्सम क्या है? दोस्तों नाई जो है वह एक तद्भव शब्द है। जो नाई है वह एक तद्भव शब्द है। आपको इसका तत्सम ज्ञात करना है कि नाई का जो तत्सम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। क्या आपका जो नाई है उसका तत्सम आपका नाहित हो जाएगा, न्यायी हो जाएगा, नापित हो जाएगा या नृपति हो जाएगा। तो अपने सवाल का सही उत्तर लगाइए। तो आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका नापित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो नापित है ये नाई का तत्सम शब्द है हो जाएगा। तो आपके सवाल का सही आंसर जो है वह सी है। अब देख लेते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 हमारा क्या कहता है? सवाल नंबर 7 में बात की गई है दिया सलाई। जो दिया सलाई है, दिया सलाई किसका तत्सम हो जाएगा? जो दिया सलाई है दोस्तों ये किसका तत्सम हो जाएगा? दिया सलाई जो है एक तद्भव शब्द है। आपको इसका तत्सम ज्ञात करना है। तो आपके विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। ए दिया सराई, बी दीप शलाका, सी दीपक या डी दिया। तो अपने सही उत्तर को देखिए और उस पर अपना विकल्प लगाइए। तो दोस्तों आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दीप शलाका। जी दीप शलाका जो होता है दोस्तों ये आपका दिया सलाई का तत्सम होता है। और जो दिया सलाई है ये आपका एक तद्भव शब्द है, ये आपका एक तद्भव है। तो इस प्रकार से आपका सवाल को सही जो आंसर हो जाएगा वह आपका बी वाला हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 8 पर और देखते हैं सवाल नंबर 8 हमारा क्या है। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 हमारा कुछ इस प्रकार से है, इसको जान लेते हैं। यह है कि ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले के लिए एक शब्द है। जो ध्वनि का अतिक्रमण करता है आपको ज्ञात करना है कि उसका सही शब्द क्या, उसको क्या कहेंगे एक शब्द में। उसको अतिध्वनि कहा जाएगा, अतिक्रमण महाअतिक्रमण कहा जाएगा, अतिस्वन कहा जाएगा या ध्वनि परम्रांक कहा जाए, ध्वनि परमाक्रम कहा जाएगा। तो आपके सही सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो आपके सवाल का सही जो आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा अतिस्वन। जी हाँ दोस्तों, जो ध्वनि का अतिक्रमण करता है उसको, उस वाक्य को अतिस्वन कहा जाता है। आपके सवाल का सही आंसर सी है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 है, चलिए इसको जान लेते हैं। इसमें बात की गई है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जो सूर्य है इनका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अपने विकल्प को देखिए और उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। आपके विकल्प है ए दिवाकर, बी दिनकर, सी अर्क या डी सूरजा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर गलत शब्द का चयन करना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द गलत, यहाँ पर आपको गलत का चयन करना है। कुछ मिसप्रिंट हो गया शायद, आपको गलत का पता करना था कि कौन सा पर्यायवाची गलत है। तो अपना गलत पर्यायवाची ढूंढिए और उस पर अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा सूर्यजा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो दिवाकर है, दिवाकर सूर्यदेव का पर्यायवाची है। जो बी दिनकर है, दिनकर भी आपका सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। जो अर्क है ये भी आपका सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके साथ जो दोस्तों सूर्यजा है, सूर्यजा आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। सूर्यजा जो है वो यमुना का पर्यायवाची है।
सुरेजा जो है ये यमुना का पर्यायवाची है, इसीलिए आपका सवाल का सही जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। दोस्तों मेरे सेशन को शेयर करते रहिए ताकि और भी मेरे जो ज़रूरतमंद मेरे भाई हैं वह इन वीडियोस के द्वारा अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 हमारा ये रहा। सवाल नंबर 10 हम देख लेते हैं। जिसका जड़ या आधार का पता ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसका जड़ यानी जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको ए निरंजन कहा जाएगा, बी निराधार कहा जाएगा, सी नि आधार कहा जाएगा या डी निर्मूल कहा जाएगा। तो अपने सही उत्तर को देखिए और उस पर अपना टिक करिए। तो दोस्तों आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निर्मूल। जी हाँ दोस्तों, निर्मूल का मतलब होता है जिसका कोई या जिसके मूल का, जिसके आरंभ जिसके अंत का कोई पता ना हो तो उसको निर्मूल, यानी जिसका जड़ या आधार का पता ना हो उसको निर्मूल कहा जाता है। तो आपके सवाल का सही आंसर जो है वह डी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 की और देख लेते हैं कि हमारा सवाल नंबर 11 क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 11 कुछ इस प्रकार से है कि G20 के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा असत्य है। आपको असत्य कथन का दोस्तों पता करना है। इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको असत्य का पता करना है। आपके विकल्प हो जाएंगे, उसके विकल्प देख लेते हैं। आपके विकल्प कौन कौन से हो जाएंगे। इसका गठन वर्ष 1999 में किया गया। भारत इसका स्थायी सदस्य है। सी इसका स्थायी सचिवालय अमेरिका के बर्न शहर में स्थित है। तो कौन सा विकल्प आपका गलत हो जाएगा? गलत उत्तर को सही बनाकर उस पर अपना टिक लगाइए। विकल्प है 2, 3, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। अब कौन सा उत्तर सही हो जाएगा उस पर अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों आपके जो सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि इसका स्थायी सचिवालय जो है अमेरिका के बर्न शहर में। दोस्तों जो G20 है इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है और ये बात सही है कि इसका गठन वर्ष 1999 में किया गया था और भारत जो है इसका स्थायी सदस्य है। तो ये दोनों बातें सही हैं। आपको जो सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा केवल 3। तो दोस्तों केवल 3 आपके सवाल का सही जो उत्तर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 हमारे पास कुछ ये रहा कि निम्न में से कौन तापी की सहायक नदी है। तापी की दोस्तों सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तापी की सहायक नदी का पता करना है। आपके विकल्प हो जाएंगे ए कावेरी, बी गंगा, सी सतलज या डी यमुना। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा और आपको तापी की सही सहायक नदी के बारे में बताना है। अपने सही उत्तर को देखिए और उसको छांटकर अपना विकल्प लगाइए। तो तापी की जो सहायक नदी दोस्तों हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी? कावेरी। जी हाँ दोस्तों, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। जो आपका आंसर ए है वो सही है। कावेरी नदी जो है वो तापी नदी की सहायक नदी है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 कुछ इस प्रकार से है, चलिए देखते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं। हरित जलवायु निधि की स्थापना कब हुई? यानी दोस्तों हरित जलवायु निधि की स्थापना कब हुई? आपके विकल्प इस प्रकार से हैं। ए 2009, बी 2010, सी 2011 या डी 2005। तो आपकी जो हरित जलवायु निधि थी इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों हरित जलवायु जो निधि थी उसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 14 पर और देख लेते हैं कि हमारा सवाल नंबर 14 क्या है। सवाल नंबर 14 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि ध्वनि की गति निर्भर करती है। ध्वनि की गति जो है वह निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ए माध्यम के घनत्व पर, बी माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर,
सी केवल माध्यम के आयाम पर, या डी माध्यम के आवर्त पर। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अपने सही विकल्प पर अपना सही टिक लगाइए। तो दोस्तों आपके सवाल को सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी वाला। जी हाँ दोस्तों, जो ध्वनि की जो गति होती है वह माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर प्रभाव डालती है और उस पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 15 की और देखते हैं कि सवाल नंबर 15 हमारा क्या है। सवाल नंबर 15 हमारे पास ये रहा। चलिए जान लेते हैं कि मुस्लिम समुदाय के पृथक निर्वाचन मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था। दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडल जो किया गया था कि मुस्लिमों को उनको आरक्षण प्रदान किया जाए, इसके आधार पर यह प्रावधान किस निर्वाचन के दौरान किया गया था। आपके विकल्प है ए भारत शासन अधिनियम 1909, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1947 या डी भारत परिषद अधिनियम 1935। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अपना सही टिक लगाइए। तो आपके सवाल का सही जो आंसर है वह हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909। जी हाँ दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1909 को, जिसको पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है, इसी के दौरान इस मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, या आप कह सकते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक बार फिर से जो मेरे भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे सेशंस को शेयर करें और लाइक करें चैनल को।